नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने विधेयकों के प्रावधानों पर गहन चर्चा की और कानूनी, प्रशासनिक व संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा की। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने एक देश एक चुनाव मसौदे को लेकर संसदीय समिति को सुझाव दिए हैं। पूर्व सीजेआई ने समिति को बताया कि एक देश एक चुनाव से संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है। मुद्दा आपका में एक देश एक चुनाव पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ओपी रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मनोज जी, आपका भी संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। ओपी रावत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि ये मुद्दा देश के लिहाज से, देश की चुनाव प्रक्रिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे समय से इस पे चर्चा चल रही है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने भी आज चर्चा हुई। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्यों जरूरी है यह मुद्दा देश के लिए? जो विधेयक बनाया गया है प्रारूप और जिस पर संसदीय समिति में चर्चा हो रही है, उसके अनुसार एक देश एक चुनाव जो है 2034 के चुनाव के समय हो सकेंगे। तो पर्याप्त समय है, लगभग 9 साल का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को लॉजिस्टिक जुटाने में, ईवीएम वीवीपैट बनवाने में, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको संख्या बढ़ाने में, और जो पोलिंग पार्टीज बनाने के लिए मैन पावर लगती है उसकी व्यवस्था करने में, ऑब्जर्वर्स वगैरह की, तो ये सारी प्लानिंग इलेक्शन कमीशन आसानी से कर सकती है। जैसे ही ये विधेयक पास होगा और कानून बनेगा, ये कार्यवाही वो शुरू कर देंगे और 6-7 साल का समय उसमें लगना है तो वो उन्हें पर्याप्त मिल जाएगा। जहां तक इसकी जो जरूरत है उस पर 2015 से लगातार बहस चल रही है। कई तरह की रिपोर्ट्स भी आ गई। विधि आयोग की, अपना नीति आयोग ने भी एक वर्किंग पेपर बनाया और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसमें दी है। तो ये फीजिबल है, सभी का ये कहना है फीजिबल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए और त्वरित निर्णय सब आसानी से हो सके उसके लिए ये आवश्यक है और इस पर विचार होना चाहिए। तो उसके अनुसार ही ये कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है ये सही दिशा में उठाया गया कदम। जी बिल्कुल ओपी रावत जी, इसके अलग अलग पहलुओं पे हम चर्चा आपसे और भी करेंगे। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेर और DY चंद्रचूड़ जी ने शुक्रवार को एक देश एक चुनाव विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति से बात की और संसदीय समिति की 8वीं बैठक में दोनों न्यायविदों ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार संविधान का हवाला देकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, कुछ पार्टियां सवाल उठाती हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक देश एक चुनाव जो है वो भारत देश का, एक समझिए कि आज के इस 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से हमने विकसित भारत का कंसेप्ट जो रखा है और इस समय जो वर्तमान नेतृत्व मोदी जी जो इस देश का कर रहे हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे इस देश को एक देश एक चुनाव की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब रही बात, अभी रावत जी ने जिस तरीके से बताया कि 2034 का एक प्लानिंग है और जेपीसी ने, और खास करके देखिए जो भी हमारे CGI के जो दोनों पूर्व जजेस हैं, जिन लोगों ने जिस तरीके से आज स्टेटमेंट दिया, ऑब्वियस है कि कहीं भी किसी भी आप हम देख सकते हैं हमारा जो संविधान है उसमें किसी भी अनुच्छेद में ये दिया नहीं गया है कि चुनाव हम एक साथ नहीं करा सकते हैं। तो ये कहना कि जो हमारी इस देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं जिस तरीके से इसको इश्यूज बना रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब रही बात एक देश एक चुनाव का, तो मैं आपको मनोज जी एक बात बताना चाहूंगा। देखिए भारत का जो संविधान है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बड़े ही दूरदृष्टा का परिचय दिया था
और उन्होंने इसी तरीके का प्रावधान रखा था। आप अगर देख लीजिए 1952 से लेके 67 तक एक ही साथ चुनाव हुआ। देश तो हमारा आजाद 1947 में हो गया, लेकिन जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को जब हमने एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद से आप देखिए 52 का चुनाव हुआ, और उसी समय प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ, उसी समय हमारे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, उसी समय विधानसभा का भी चुनाव हुआ। लेकिन आप 52, 67 और उसके बाद की जो रणनीति रही जिस तरीके से, वो बिल्कुल एक साथ चुनाव हुआ। लेकिन 67 के बाद से इंदिरा गांधी जी जिस तरीके से सत्ता में आई और उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को एक तरीके से लगभग 35 से 36 टाइम उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया राज्यों में, फिर उसके बाद से 80 में आने के बाद से 84 तक में लगभग 15-16 जगह पे लगाया। तो इससे इसका जो डिरेल हुआ, और मुझे लगता है कि इसी के कारण से ये एक तरीके का प्रैक्टिस बन गया कि हम एक साथ चुनाव नहीं करा पाए। और आज की जो वर्तमान सरकार जिस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, और देखिए अपना संविधान बड़ा ही फ्लेक्सिबल है, और किसी भी देश का संविधान अगर आप वर्तमान समय को देख के अगर आप उसमें अमेंड नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो अपने देश के नागरिकों के साथ आप जस्टिस नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, और आज का जेपीसी का जो मीटिंग हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। जी मनोज जी। जी, जाहिर सी बात है संविधान के मुद्दे पर जब जेपीसी के सामने चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है जेपीसी इसके सभी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कर रही है, कानूनविदों के साथ, देश के पूर्व न्यायाधीशों के साथ। ओपी रावत जी, मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बार बार संविधान को लेकर जो प्रक्रिया है एक देश एक चुनाव की, उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। पूर्व न्यायाधीशों ने आज इस बात को कहा कि जो अवधारणा है एक राष्ट्र एक चुनाव की, वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। ये पहला बिंदु तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये बात उठती है। दूसरी चीज, क्या इतिहास में एक साथ चुनाव पहले भी हुए हैं? तो आखिर समस्या क्या उठ रही है, क्यों उठती है? क्या ये राजनीतिक कारणों से सवाल खड़े किए जाते हैं? मेरे मत में संविधान और जो कानून होते हैं वो जब बनाए जाते हैं, तो उसमें उनको बनाने वाले विद्वानों से इतनी अपेक्षा करना कि वो आज से 100 साल बाद की भी परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगा लेंगे और उनको अनुमान के अनुसार डील करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रावधान कर लेंगे, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करना है। क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात बताता हूँ जी। वो कानून 1951 में बना। उस समय उन्होंने ये देखा कि बूथ कैप्चरिंग, बैलेट पेपर फाड़ना, बैलेट बॉक्स चुराना, ये सब तो उन्हें समझ में आया कि ये हो रहा है और हो सकता है। तो उन्होंने उसमें प्रावधान कर दिया कि अगर ऐसी घटना होती तो इलेक्शन कमीशन वहां का चुनाव रद्द कर सकती। लेकिन उनने ये कभी नहीं सोचा कि हम इतने धनाढ्य हो जाएंगे कि इससे भी बड़ी समस्या आएगी पैसे बंटने की, कि चुनाव में अरबों रुपए बंट जाएगा और वोटर जो है पैसे बंटने से प्रभावित होकर वोट डालने लगेगा। उसके बारे में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि एक राज्य में, एक विधानसभा क्षेत्र में छोटे से, वहां 90 करोड़ बटा था एक विधानसभा क्षेत्र में, और वो सब इलेक्शन कमीशन की मशीनरी ने पकड़ लिया। अब चूंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? तो उस समय एक 1977 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने चुनाव के दौरान कोई चुनौती आए और उस चुनौती का सामना करने के लिए कोई कानून में प्रावधान ना हो, तो निवर्तमान अन्य कानूनों के तहत रहते हुए इलेक्शन कमीशन जो भी डिस्पेंसेशन उसके डील करने के लिए करेगा वही कानून सम्मत होगा। उसका सहारा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने वो चुनाव रद्द कर दिया कि आपने इतना पैसा बांट दिया है कि वो पूरा विशेष हो गया वहां का वातावरण, और हम इस चुनाव को रद्द करते हैं। तो ये चीज है कि संविधान में ये कभी सोचा ही नहीं गया होगा कि ऐसी राजनीति होगी कि अलग अलग समय में भंग होंगी विधानसभाएं, अलग अलग समय में लोकसभा भी कभी डिसॉल्व हो जाएगी, और ये चुनाव बिल्कुल आउट ऑफ सिंक होके अलग अलग हो जाएंगे। तो वो चीज उन्होंने समझ नहीं पाई, इसलिए वैसा प्रावधान नहीं किया। आज चूंकि वो परिस्थिति आई और उस परिस्थिति को हम 1967 से लेके अभी तक देख रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भी देख रहे हैं, तो इसलिए अगर इस समय उसके बारे में कोई कानून बना के उनको फिर से सिंक्रोनाइज करके फिर से एक देश एक चुनाव के रूप में लाने की कोशिश की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी तरह का विरोधाभास होगा। जी,
बिल्कुल मनोज जी, लेकिन सवाल उठाया जाता है, जो मुद्दा खड़ा किया जाता है एक देश एक चुनाव को लेकर कि ये प्रक्रिया जो होगी वो अव्यावहारिक है, लेकिन इसी देश में 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ चुनाव हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा के। आप कैसे देखते हैं इसको? कितनी व्यवहारिक होगी, कितनी अव्यावहारिक जो बात की जाती है, क्यों कही जाती है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी भी जो विपक्ष इस चीज को जो एक तरीके से पूरे देश के सामने ये लोग रखने का जो प्रयास कर रहा है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि देखिए 1952 के बाद से ऐसा नहीं है कि चुनाव में संशोधन नहीं किए गए, चुनाव कराने की प्रक्रिया में बहुत तरह के संशोधन हुए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक छत्र जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया है, और इस पूरे देश की जनता इस चीज को जानती है, उसमें हम इमरजेंसी को भी देख सकते हैं। और आज की जो वर्तमान सरकार अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, और आप देखिए आज की जो बीजेपी और एनडीए की जो गवर्नमेंट है, मैनिफेस्टो में इन लोगों ने 2014 के मैनिफेस्टो में और 19 के मैनिफेस्टो में इन्होंने जो जो चीज डिमांड रखा जनता के बीच में, उस सब चीज को लागू किया, चाहे वो 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, राम मंदिर हो, और अभी जिस तरीके से एक इलेक्शन एक चुनाव का है। तो मुझे लगता है कि जब जनता ने इन्हें मैंडेट दिया है तो ये देश का संविधान अधिकार देता है कि कोई भी पार्टी अगर चुन के आती है तो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करे, और उसी के तर्ज पे आज की सरकार इसके लिए कमिटेड है। और इसीलिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक जो कमेटी बनाई, जिन्होंने बड़े ही कम समय में जिस तरीके से इस रिपोर्ट दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह बहुत ही माइलस्टोन होगा भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखिए मनोज जी, आज पूरा जो विश्व है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और हमारी भारत की तुलना हमेशा से चाइना और अमेरिका और रसिया से हम लोग करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहां की जो स्टेट्स है वहां पे चुनाव नहीं होते हैं, वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेसी भी नहीं है। लेकिन आज भारत कि लगभग आप देख लीजिए हर साल 4 से 5 चुनाव हर राज्य में होते हैं, और जिसके चलते जो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है जिस तरीके से डिरेल होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे प्रशासन जो है वो चुनाव में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अगर ये सरकार इस चीज को एक्सिक्यूट कर देती है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज पूरा वर्ल्ड, आज हम भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, वो जो हम जरूर उसमें आगे बढ़ेंगे, और जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा। क्योंकि एक चीज और हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि देखिए भारत में एक लोकतंत्र, और यहाँ का जो लोकतंत्र है एक तरीके से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जो चुनाव के माध्यम से ही तय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के माध्यम से अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो ये जो चुनौतियां हैं, खास करके अभी रावत जी ने जैसे कहा कि कितना मिसयूज होता है पैसे का, तो मुझे लगता है इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी होगी, और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक नेशनल इंटरेस्ट और खास करके जो लोकल इश्यूज हैं उन सबको हम समाहित करके इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ओपी रावत जी, जो तर्क दिया जाता है एक देश एक चुनाव के पक्ष में, वो ये दिया जाता है कि इससे खर्च कम होगा और जो व्यवस्था है, जो विकास का मुद्दा है, उसे गति मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एक देश एक चुनाव से किस तरह से चुनाव सुधार होगा, किस तरह की प्रक्रिया में बदलाव आएगा, किन चीजों पे असर होगा? देखिए सबसे पहले जो खर्चे की बात है उसमें जो इलेक्शन कमीशन खर्चा करती है उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी 20-25 लाख ईवीएम से ही अपना काम चल जाता है, क्योंकि अलग अलग चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के एक बार और राज्यों के अलग अलग, तो ना तो उनके स्टोरेज की ज्यादा खर्चा पड़ता है, ना उनकी कैपिटल कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। अगर एक साथ करेंगे तो 50 लाख ईवीएम लगेंगी, तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। फिर उन 50 लाख ईवीएम को 15 साल की उनका लाइफ टाइम है, उनको रखने की इन्वेंट्री वहां गोडाउन हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने पड़ेंगे, तो उस तरफ खर्चा बढ़ भी जाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन का खर्चा है उसमें कोई कमी बेशी होने की संभावना नहीं है, और कोई स्टडी भी इस पर नहीं की गई है कि कम होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है पूरे विश्व में आज भी प्रति वोट अगर देखा जाए तो $1 प्रति वोट होता है, जो कि पूरे विश्व की डेमोक्रेसीज में सबसे कम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करता है चुनाव पे वो किसी भी चिंता का विषय है या उसमें कमी बेशी करने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज है, पार्टियों का खर्चा, कैंपेन का खर्चा, वो बहुत ज्यादा है, मतलब आसमान छूने लगा है। और कई रिपोर्ट्स जो हैं उसमें कहा गया है कि 1 लाख करोड़ से भी ऊपर खर्चा हो गया, और ये 5 साल चलता रहता है। चुनाव अगर चलते रहेंगे तो हर बार होगा। तो इस तरह से उस खर्चे में जरूर कमी आएगी, और उससे जो भी अंतर पड़ता है इकोनॉमी में या दूसरी चीजों में वो पड़ेगा। रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आज क्या है, आज पूरे रूलिंग पार्टी और
जो अपोजिशन है वो हमेशा कुश्ती के मोड में रहते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन आ जाता है, तो एक दूसरे के बुरा भला करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, एक दूसरे के खिलाफ बात करना, ये सब चीजें चलती ही रहती। तो वो 5 साल एक दूसरे से लड़ने के मूड में रहते हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकिंग है उसके लिए जगह ही नहीं बचती। अगर एक बार सारे चुनाव हो गए तो जो भी आपको करना है वो सब कर लीजिए, और चुनाव के बाद फिर आपको 4.5 साल तो कम से कम ऐसे मिलेंगे जिसमें आप एक मिलके अपना अपना रोल प्रभावी तरीके से निभा के देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाने के निर्णय ले सकते हो, और अपोजिशन अपना रोल अच्छी तरह से निभा सकता है। तो इसमें काफी सुधार हो जाएगा। और दूसरे क्या है कि जो मशीनरी है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, अफसर और वर्कर्स, ये सब जो है हर साल बेचारे लग जाते हैं काम में, तो 2-3 महीने के लिए वो अपने काम से नदारद हो जाते हैं। तो उनका ड्यूटीज को क्या हश्र होता है वो हम बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि सारी लीडरशिप वो अपने कैंपेन में लगी है, सारे सीनियर अफसर ऑब्जर्वर बन के पूरे देश में घूम रहे हैं। तो अगर साल में 2-3 महीने इस तरह से पूरा टॉप लेवल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप और जो एग्जीक्यूटिव है दोनों ही गायब रहेंगे, और तीसरा जो नीचे के वर्कर हैं, स्पेशली शिक्षक या क्लरिकल स्टाफ, ये सब भी ड्यूटी में जाते हैं। तो ये सब अगर हर साल ड्यूटी में लगे रहेंगे और 3-4 महीने गायब रहेंगे तो काम के तो नुकसान होगा। वो सुधार बहुत बड़ा है और वो सुधार हमारे देश को आगे ले जाने में काफी मददगार होगा। जी, ओपी रावत जी, मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं। एक बड़ा अहम मुद्दा ये है क्योंकि अपने देश की जो राजनीति रही है, खास तौर से अगर आज़ादी के 2-3 दशक के बाद की मैं कहूं, जिस तरह केंद्र सरकार ने, उस तत्कालीन सरकारों ने जिस तरह से दुरुपयोग किया अलग अलग तरीके से, और राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, और उसी प्रकार मैं अगर ये बात आपसे करूं, सरकारों को गिराने का जो खेल खेला जाता है अपने यहाँ, अगर ऐसी स्थिति आई, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं ऐसा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या चुनाव रोका जाएगा राज्य का समय सीमा पूरी होने के लिए? क्या करा जाएगा? इसमें कानून में प्रावधान है, अगर आप विधेयक को पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान है कि शुरू में 34 में सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक अपॉइंटेड डेट तय की जाएगी। उस डेट के बाद जितने असेंबली इलेक्शन होंगे वो उतनी ही अवधि के लिए होंगे, ताकि उस विधानसभा का चुनाव भी 34 के लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाए। तो वहां से बराबरी हो गई और सब एक साथ हो गए। दूसरा, अगर बीच में कोई भंग होती है विधानसभा या आउट ऑफ सिंक होती है तो उसमें 2 विकल्प हैं कि या अगर बहुत ज्यादा समय उसका बाकी है तो उसका चुनाव कराया जाएगा, लेकिन उसी अवधि के लिए होगा कि वो लोकसभा चुनाव से फिर सिंक में आ जाए। अगर बहुत कम अवधि बची है तो उसमें कई तरीके अपनाए जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए साल भर 1.5 साल ही बचा है तो सब दलों की सहमति से सरकार बना सकते हैं, या जो भी सारी राजनीतिक पार्टियां, जो भी सारे राजनीतिक दल मिलजुल के तय करें वैसा किया जा सकता है। और अगर कुछ भी संभव नहीं है तो चुनाव ही करा दिए जाएंगे कि भाई 1 साल के लिए भी ये चुनाव कराए जा सकते हैं। सबको मालूम होगा और उस हिसाब से ही वो चुनाव लड़ेंगे कि भाई 1 साल के लिए है ये, तो उससे आउट ऑफ सिंक कभी कुछ नहीं होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप कि इनकी सरकार में हमें भरोसा नहीं है लेकिन इनकी सरकार में हमें भरोसा है। तो पहले उस पर वोट होगा नो कॉन्फिडेंस पर, और फिर भरोसा है उस सरकार के लिए भी वोटिंग होगी, और अगर ये तय हो जाता है तो वो सरकार बदल जाएगी और दूसरी सरकार आ जाएगी। इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी डिसोल्यूशन की नौबत कभी नहीं आएगी। तो मुझे ये लगता है ये चीजें सुधर सकती हैं। जी, बिल्कुल एक बड़ा सुधार होगा अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो करीब 15 राजनीतिक दल हैं, लगभग 32 दलों ने एक देश एक चुनाव संबंधी जो विधेयक है उसका समर्थन किया है, लेकिन 15 दल ऐसे हैं जो इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बता रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि इसमें खासतौर से जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं हैं। देखिए मनोज जी, एक चीज हम सब देख रहे हैं कि आज का जो विपक्ष है वो बिल्कुल ही रचनात्मक भूमिका में नहीं है।
वो विरोध के लिए विरोध कर रहा है। आप समझ सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, लेकिन इस देश की जनता इस चीज को समझ रही है और इस देश की जनता की समझ को ही आज की वर्तमान सरकार उसको लागू कर रही है। और देखिए, नो डाउट इसमें जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसमें जो भी डाउट क्लियर हो रहे हैं वो अमेंड के द्वारा आर्टिकल 83 है, 85 है, 172 है, 173 है, आर्टिकल 356, इसमें सारे प्रावधान दिए गए, इन सब में अमेंड किए जाएंगे। और एक मैं आंकड़ा आपको देना चाहूंगा कि देखिए 543 लोकसभा सीट है और लगभग 4120 विधानसभा के सदस्य हैं, और इन सबका चुनाव अगर एक साथ होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कितना आमूलचूल परिवर्तन होगा। दूसरा, जिस तरीके से हमारा पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है, जिस तरीके से हम अभी, आप खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री होकर भी जब चुनाव आता है तो हमें किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके बात करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज का जो रचनात्मक और खासकर जो रेशनैलिटी है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको बढ़ाने की जरूरत है और इसको देश हित में लेके आने की जरूरत है। और देखिए एक चीज और, देखिए इस देश में लगभग 4 स्टेट ऐसे हैं, चाहे आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे साथ में ही चुनाव होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के रिजल्ट में भी रीजनल पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता। आप देखिए बहुत जगह ऐसे मैंडेट आते हैं कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है। तो ये जो एक उनका जो एक तरीके से जो एक डर जो उन्हें सता रहा है कि इसमें रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पे चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि देखिए ये भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर है और भारतीय संविधान में चाहे सेंटर का लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो और स्टेट लिस्ट हो, इसमें तीनों प्रोविजन दे रखे हैं। लोकल इश्यूज हमेशा से रहेंगे, रीजनल पार्टी का एग्जिस्टेंस हमेशा से बना रहेगा और इसमें ऑब्वियस है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया उसमें केंद्र सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर है। और आप देख सकते हैं इस पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने कहीं से भी किसी राज्य पे अनुच्छेद 356 का मिसयूज नहीं किया है, ना किसी तरीके से लागू किया। आप नीति आयोग को जिस तरीके से इंपावर किया गया, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो भी संशय है उन्हें इनसे ऊपर उठने की जरूरत है और देश हित में मुझे लगता है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन में उनको सपोर्ट करने की का समय आ गया है। जी मनोज जी। ओपी रावत जी, अगर वैश्विक स्तर की मैं बात करूं, दुनिया के दूसरे देशों की बात करूं जहां पर संसदीय व्यवस्था है, लोकतंत्र है और चुनाव होते हैं, दुनिया में कुछ देशों में क्या एक साथ चुनाव होते हैं? जैसे दक्षिण अफ्रीका की जानकारी मेरे पास है कि नेशनल असेंबली और विधानसभा के वहां चुनाव एक साथ होते हैं। क्या स्थिति है दुनिया के दूसरे देशों में? और भी कई देशों में ऐसी व्यवस्था है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें राष्ट्रपति चुनाव के साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के चुनाव भी होते हैं, लेकिन उनने इस तरह से कर रखा है कि ये इनमें कुछ सीटें मिड टर्म में खाली होती हैं, तो 2 साल बाद उनके चुनाव हो जाते हैं, बाकी 4 साल में होते हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, यूरोप के 2-3 देशों में है। तो वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, काफी उनकी तो डेट तक फिक्स होती है कि इस डेट को इलेक्शन होगा और इस डेट को शपथ होगी। ये सारी चीजें वो निर्धारित किए हुए हैं और उस तरह से उनकी व्यवस्थाएं कई वर्षों से चल रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें किसी भी तरह का गुरेज कोई ना करे, उसके लिए सरकार को सभी पार्टीज को एक ही बोर्ड पर लाने की, ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसी दिशा का एक प्रयास है कि विधेयक आप सभी दलों के प्रतिनिधियों के रूप में देख रहे हैं, आप उसके प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं, आप उसके प्रावधानों के बारे में सुझाव दे रहे हैं और उसी के अनुसार कानून बन रहा है। तो मुझे ये लगता है कि बड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, सभी दलों को ऑन बोर्ड करने का प्रयास है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की दिक्कत आएगी। जी मनोज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 में और यह माना जाता है कि अगर आर्थिक खर्चों की बात की जाए, देश के विकास की बात की जाए, सामाजिक तालमेल की बात की जाए, तो चुनाव, बार बार चुनाव, हर साल चुनाव, अगर देखा जाए तो कभी स्थानीय निकाय के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी नगर निगम के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, कभी उपचुनाव, इससे विकास प्रभावित होता है और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था पर सब दल राजी हो, पूरा देश एक साथ हो। क्या कहना है आपका? देखिए मनोज जी, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि देखिए आज का जो स्थिति है पूरे विश्व का अगर आप देख लीजिए तो इस अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूर्ति करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है और भारत उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और देख सकते हैं कि आप पिछले 11 साल से चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जहां पे भी जिसकी सरकार है, चाहे एक पार्टी को या अलग रीजनल पार्टी को, एक स्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है और हर देश अपने अर्थव्यवस्था में, आप जिस तरीके से हम डिफेंस सेक्टर में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज जो एक वैश्विक
वैश्विक जो दबाव है, उस दबाव को देखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो आप समझिए अभी 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लगभग 1.35 लाख करोड़ का खर्च हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा खर्च हुआ है, और वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसका रिपरकशन किस प्रकार से होता है। और रही बात आपने जिस तरीके से कहा है कि हर साल 4 से 5 चुनाव होते हैं, तो जिस तरीके से जो हमारा जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो इस देश का युवा उससे प्रभावित होता है, जो छात्र है वो प्रभावित होते हैं, जो शिक्षक है वो प्रभावित होते हैं। तो विकसित भारत की जो आप बात कर रहे हैं, अगर इन तीनों को आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर यही है। आज विश्व का सबसे बड़ा यूथ भारत में, और उसको अगर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार एक अवेयरनेस कर रही है, आने वाले समय में जिस तरीके से जनता का दबाव बनेगा, और देखिए इस देश में लोकतंत्र है और आज लोकतंत्र का डीप इतना रूट इतना मजबूत हो चुका है भारत में कि इसमें हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है और डे बाय डे अपना ओपिनियन बना रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, विकसित भारत के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि देश में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो। जाहिर सी बात है, संयुक्त संसदीय समिति इस दिशा में सभी वर्गों से विचार विमर्श कर एक आम राय पर पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। ओपी रावित जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।